नमस्कार दोस्तों, मैं पंखुरी सिन्हा अपनी एक कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ जो 2012 में यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद पहली कहानी लिखी थी। यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी से। और ये पीएचडी की पढ़ाई मैं वहाँ पढ़ रही थी जो इमिग्रेशन और वीज़ा की दिक्कतों में उलझकर पूरी नहीं हुई। और उसके बाद मैंने फिर दोबारा ज्वाइन नहीं किया, मैं वापस लौट आई फ़िलहाल। लेकिन ये कहानी मैंने वहीं लिखी थी कनाडा में, कैलगरी में, और ये वहीं मेरे वहाँ रहते ही अभिव्यक्ति में प्रकाशित हुई जिसकी संपादिका पूर्णिमा वर्मन जी हैं। तो ये पहली कहानी मैंने एक लंबे विराम के बाद लिखी थी। इससे पहले मेरे 2 संग्रह ज्ञानपीठ से आए थे और अब देखिए कि अगला संग्रह कब आता है। आशा है कि जल्दी ही आएगा, आपकी दुआ से। आशा है ये कहानी आपको पसंद आएगी। इसका शीर्षक है अर्जुन का दूसरा नाम। पार्थ अभी भी कभी कभी वह आधी रात को, बीच रात को, भयानक अंधेरे में, सुबह होने से पहले 3 बजे के आसपास चौंक कर जागती, उसे टटोलती जैसे प्यार अंधा हो, तलाशती, पुकारती खामोशी से। पार्थ वह कब का जा चुका था। पसीने की कुछ ठंडी बूंदें, एक झीनी सी परत उसकी बाहों के नीचे तैर आती। यही तो सारी लड़ाई थी। पार्थ अब भी प्रिय था, पार्थ बहुत प्रिय था। प्रिय था तो तलाक क्यों? तलाक के बाद प्रिय क्यों? ये विरोधी खेमे के सवाल थे, करुणा के सवाल थे कि वह इतना मौजूद क्यों था। कोई प्रिय होकर भी दूर हो सकता है। उसके जाने के बाद सब कुछ खत्म क्यों था? कि सब कुछ उसी से क्यों था? कि वही सब कुछ क्यों था? कि अब कुछ भी पाने के लिए उससे लड़ना क्यों था? लड़ना नहीं, विकराल युद्ध। पार्थ अब भी प्रिय था, सबसे ज़्यादा अपनी गैर हाजिरी में। लेकिन उसकी सारी हस्ती उसके होने न होने के दरमियान सिमट गई लगती थी। पार्थ बेशक प्रिय था, पार्थ हमेशा मित्रवत था। उसने आंखें बंद की। पार्थ सब उसे वृहन्नला कहकर चढ़ाते। वह घंटों टेनिस खेलता, ठंडे पानी के शावर के नीचे, जिम के बाथरूम में नहाता। दक्षिण की गर्मी में, दक्षिण की तीखी, तेज, चिपचिपी गर्मी में उसने खुद उसे बताया था। उसने वहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। जब सारे इंजीनियरिंग की घनघोर पढ़ाई में जुटे होते, वह घंटे से ऊपर रोज़ टेनिस खेलता और आधे घंटे से ऊपर नहाता, पहले जिम में, फिर हॉस्टल में देर रात को। टू हॉट लोग कहते। वह हॉस्टल के डाइनिंग हॉल में अपना खाना ऐसे खाता जैसे उसे कुश्ती लड़नी हो, जैसे वह ज़्यादा फीस भर रहा हो, या जैसे खाना ख़ास तौर से उसके लिए पकाया गया हो, या कि उसे जैसे खाने न दिया जाए। सब एक साथ। ये सब एहसास की बातें थीं, उसी ने बताया था। वो अपने कॉलेज के दिनों की बातें खुलकर किया करते थे। लोग यानी इंजीनियरिंग की जेंट्री उससे अलग रहती थी, या कि वह उनसे अलग रहता था। पर वो अलग रहते थे, अलग बैठते थे, कम बातें करते थे। जहाँ लोग उत्तर में कम से कम इंजीनियरिंग के 3 इम्तिहान दिया करते थे, वह एक के बाद ही दक्षिण आ गया था। कुछ कम ऊंचाई के लेबल अथवा ब्रांड वाले कॉलेज का दाखिला उसने पास कर लिया था और फिर उसके आगे उसने दूर तक देखने की मेहनत नहीं की थी। उसका कहना था कि वह एक नौकरी के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहा था। वह एक डोनेशन स्वीकारने वाला कॉलेज था, लेकिन उसमें मेरिट के भी कोटे थे। उसका कहना था कि दाखिले के लिए भीड़ बहुत थी। वह हमेशा अपने लिए बहुत महफूज कोने तलाश लिया करता था, बहुत बड़े और महफूज कोने। सब कुछ उसकी बदौलत था। करुणा दक्षिण के उस शहर से थी जहां उसे इंजीनियरिंग पास करते ही नौकरी मिली थी। 2 साल वहां काम करने के बाद
उसने विदेश में नौकरी ढूंढ ली थी और हमेशा के लिए लेक ह्यूरॉन के पास के एक शहर में आ बसा था। करुणा फूड जर्नलिस्ट थे। वो एक रेस्तरां में मिले थे। करुणा लंच में एक बड़ी सी थाली खा रही थी, केले के पत्ते पर। चुनने का अवसर था कि आप थाली में खाएंगे या केले के पत्ते पर। करुणा को केले के पत्ते पर खाना बहुत पसंद था। उसे रेस्तरां में खाना बहुत पसंद था। उसके पास जर्नलिज्म का डिप्लोमा था। उसे बढ़िया खाना पकाना आता था। हालांकि वह खाना पकाती बहुत कम थी। उसे स्वाद को चखना, निखरना, बघारना आता था। वह एक मांसाहारी दक्षिण भारतीय परिवार से थी। उसकी माँ केरल से थी, पिता कर्नाटक से। ये दक्षिण का एक तीसरा राज्य था जिसमें वो रहते थे। इस तीसरे राज्य की भाषा की पढ़ाई उसने मिडिल स्कूल तक पढ़ी थी। उसे काम लायक मलयालम और कन्नडिगा आती थी, इतनी कि उसमें लाड़ किया जा सके, शहर डुबोकर माता पिता से बातें की जा सके। दोनों बैंक में अधिकारी थे। करुणा की बाकी की 2 बहनें भी गणित से जुड़े प्रोफेशंस में थीं। दोनों बहनें देश में नए प्राइवेट बैंकों में नियुक्त थीं। करुणा अंग्रेजी अखबारों के लिए लिखती थी, सिर्फ फूड जर्नलिज्म के आर्टिकल्स। कॉन्वेंटी नहीं, बिल्कुल मॉडर्न पब्लिक स्कूल की अंग्रेजी में। वैसी अंग्रेजी में दक्षिण भारतीय भोजन के जायके को पढ़ना बहुत लोकप्रिय हो रहा था। वैसी अंग्रेजी में काली और पीली सरसों की छौंक के स्वाद के अंतर को ऐसे बयान करना कि भोजन की सारी बारीकी कागजी बादाम की कतरन की तरह सज जाए। आंशिक रूप से विज्ञापन का स्पिरिट लिए उसके लिखे हुए को अखबार वाले भी पसंद करते, होटल वाले भी, खाने जाने वाले भी और आश्चर्यजनक रूप से खाने न जाने वाले भी। ऐसी बहुत सी महिलाएं थीं जिन्हें करुणा की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी लगती थी, जो दिन में 56 पकवान पकाया करती थी और जिन्हें अखबार में फूड कॉलम बहुत अच्छा लगता था। शहर में नई सॉफ्टवेयर कंपनियां आ रही थीं जो इंजीनियरिंग कॉलेज के नए पास आउट्स को फौरन रिक्रूट कर रही थी। शहर में जिस रफ्तार से नए दफ्तर खुल रहे थे, लगभग उसी रफ्तार से रेस्तरां भी। नए कॉलेज का भी भोजन व्यापार की मदद कर रहे थे। नए कॉलेज भी भोजन व्यापार की मदद कर रहे थे। करुणा का मानना था कि उसके लिखे में विज्ञापन तो कहीं नहीं था, अवलोकन था, पुनरावलोकन था, आकलन था। खाना पकाने की बहुत सी बातें थी। कुछ एक लेखों के छप जाने के बाद ही उसने एक फूड फेस्टिवल आयोजित किया था, मांसाहारी दक्षिण भारतीय फूड फेस्टिवल। दक्षिण के हर प्रदेश, प्रांत, कस्बे, भाषा, लोगों की विभिन्नता लिए स्वादों की प्रदर्शनी, मिलती जुलती विधि से पके बारीक अंतरों वाले व्यंजनों का उत्सव। दक्षिण में मांसाहारी और शाकाहारी की लड़ाई बहुत बड़ी थी, वैसे ही जैसे वैष्णव और शाक्त समुदाय की लड़ाई। करुणा ने देशी भोजन से शुरुआत की थी। एक टेलीविज़न चैनल को भी बुलाया था कवरिंग के लिए। फौरन बाद उसने एक ब्राज़ीलियन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था और फिर एक कोरियन भोजन का त्योहार। वह बिल्कुल अपने शीर्ष पर थी। पार्थ अपने शीर्ष पर था। उसके पेपर्स बन रहे थे। उस दोपहर करुणा इडली को पूरी तरह तोड़ मड़ोड़ कर खा रही थी। उसे गोश्त के लाल मिर्च डले शोरबे में मिलाकर, उंगलियां डुबोकर, तेज पत्ते की डंठल को अलग करते हुए। खाने से पहले उसने थाली की डिजिटल कैमरे से तस्वीर ली थी।
यानी केले के पत्ते पर सजी थाली की। केले के पत्ते पर सजी कटोरियाँ, सांभर, साबूदाने की खीर और फिर ढेरों कटोरियाँ, रसम और नारियल डली तरकारियाँ। पार्थ उसके आगे आ बैठा था। हेलो, लवली आर ईटिंग विद हैंड्स? उसने चम्मच से कोकोनट मिल्क डली मछली की तरी खाते हुए पूछा था। करुणा ने बाद में सोचा था कि जाने कहीं उसने उसे पहचाना हो, अखबार में उसकी रपट देखी हो या टेलीविज़न पर उसे देखा हो। उस वक्त वो सिर्फ मुस्कुरा दी थी, हंसना उसने बाद के लिए रख छोड़ा था। पार्थ ने उसे एक चाइनीज़ बफे के लिए आमंत्रित किया था। उसने उसे चॉपस्टिक से खाने की चुनौती दी थी। करुणा ने उसे ऑथेंटिक फ़िल्टर कॉफ़ी की जगह पर बुलाया था। उसने उसे कई बहुत ऑथेंटिक जगहों पर मिलने के लिए बुलाया था। फिर पार्थ ने खाने और पीने के दायरे से बाहर पार्क में, फिर थिएटर में उसे बुलाया था। उन्होंने आने जाने, बुलाने और मिलने का सिलसिला बनाए रखा था, नई नई जगहें ढूंढकर, नए नए बहाने ढूंढकर और फिर बिना बहाने पुरानी जगहों पर। थोड़े समय बाद पार्थ के कागज़ आ गए थे और उसने करुणा से कहा था कि वह ढेर सारे फूल और गहनों से सजकर उससे शादी करे। फूल करुणा के कंधों पर बिखरकर एक लंबी चोटी के आवरण में नीचे तक उतर आए थे। फूल उसके हाथों में भी बंधे थे। फूलों की खुशबू में लिपटे वो उस शहर में आ गए थे जहां उन्हें आना था। यहाँ बिल्कुल अलग किस्म के फूल थे, अलग गुलदस्ते, अलग बगीचे। उसने उत्साह से भरकर कार्नेशंस का एक गुलदस्ता खाने की मेज़ पर सजा दिया था। लाल कार्नेशंस का एक गुलदस्ता। पार्थ अपने काम में कुछ ऐसा तल्लीन हो गया था जिस तल्लीनता से वह टेनिस खेला करता था। बात ये नहीं थी कि सौंधे सिके हुए भोजन का जायका बताना मुश्किल था, बात थी कि बारबेक्यू की नब्ज़ फिसली जाती थी। नया देश, नए रिवाज, नया खाना, तारीफ के नए अंदाज, भाषा वही, अदाएं नई। हालांकि करुणा को ब्लैंड खाना बहुत पसंद था, इतालवी ख़ास तौर से उसके साथ गुनगुनाना, लेकिन गीतात्मक ढंग से उस पर लिखना अलग बात थी। बात थी कि यहाँ स्पेशलाइजेशन था, बात थी कि यहाँ पैमाने बड़े थे। फूड एंड लिविंग नामक एक पत्रिका से वह जुड़ सी गई थी। पार्थ ऐसे कागज़ों पर आया था जिन पर वह भी काम कर सकती थी। ऐसे में एक कैरिबियन फूड फेस्टिवल में वह धीरे धीरे समझ रही थी कि भोजन की एथनिक पहचान किसको कहते हैं। करुणा के पास भी ऑफर्स थे, एथनिक पहचान थी, शहर में भारतीय रेस्तरां थे और शहर से बाहर भी। शहर में मसालों की दुकान थी, उसमें हर किस्म के मसाले मिलते थे और मसालों के अलावा भी सब कुछ, पापड़, अचार, घी, गुड़। जमैकन फेस्टिवल के बाद हवाईयन फेस्टिवल था और फिर जापानी। ऐसे में ढेरों ढेर खुशबुओं से घिरी एक शाम को किसी ने झुककर उसे चूम लिया। इन आयोजनों की मैनेजमेंट टीम बहुत बड़ी हुआ करती थी, वह उनमें से एक था। ऑर्किड्स के ढेरों फूल थे। करुणा ने पूरी रात उसके कहने पर उसके साथ बिता डाली थी। कैसे, जाने कैसे। नए लोग, नई बातें, काम का नया पैमाना, पुरानी बातों का भूलना भुलाना। पार्थ का देर से घर आना, उसके गुलदस्ते को कभी नहीं देखना। उसे वह पत्रिका छोड़नी पड़ी थी। हादसा गुजर गया था। उस घटना के पूरी तरह बीत जाने पर पार्थ ने उससे कहा था कि वह दूसरों के साथ सोना छोड़ दे, जैसे औरों के साथ सोना उसकी आदत हो। आदतन सोना और मर्दों के बिस्तरों में।
एक तिलमिलाहट उसके गले में अटक गई थी। उसने चाहा था कि सूटकेस समेत घर से बाहर निकल जाए, लेकिन उनके बीच काफ़ी कुछ शेष था। पुराने स्वादों का जायका, देर से आने का उलाहना भी। उसने सोचा था कि वो दोबारा बातें करेंगे। उनके बीच काफ़ी कुछ नया भी था। एक ओहदे का अंतर, एक ओहदा अपने आप में। काफ़ी शिद्दत से ऐसे आयोजन करने वाली एक कंपनी में उसने नौकरी तलाशी थी। लिखेगी वह बाद में। यहाँ का इंडियन खाना बिल्कुल अलग था, जिसे कहते हैं ना कस्टमाइज्ड। वह जानना चाहती थी कि और जगहों के खानों का क्या हाल था। बहुत रेफरेंस देना पड़ा था उसे, काफ़ी रेफरेंस देना पड़ा था उसे। सबसे बड़ा रेफरेंस खुद पार्थ का, पति का, कि वह पार्थ के साथ आई थी। पार्थ की पत्नी थी। पार्थ दफ्तर में हर कहीं हर दिन मौजूद होता था, लगभग हर बात में। कार्यक्रम आयोजित करने की अपनी राजनीति थी, किसको बुलावा किसको नहीं। दुनिया में बहुत विख्यात शेफ थे, होटलों का क्या कहना। उससे भी ज़्यादा किन ब्रांड्स के फूड प्रोडक्ट्स को प्रश्रय देना, किन को शामिल करना, किन को आयोजक बनाना, जान पहचान की भयानक सीढ़ी थी। कुछ ऐसे ब्रांड्स थे, लेबल्स थे, जिनका नाम आयोजन के साथ जोड़ने के लिए लंबी कतार थी। कई दरवाजे थे, ताले और चाबियों वाले। वह बेहद व्यस्त होती जा रही थी, लेबल्स की राजनीति में उलझती जा रही थी। पार्थ उससे बहुत दूर होता जा रहा था। ज़माना हो गया था उसे घर में घरेलू खाना पकाए। जिस समय वो घर पर साथ होते, यानी कि रात, पार्थ बहुत व्यस्त होता। वह खुद भी बहुत व्यस्त होती। कंप्यूटर के आगे बैठी ब्रांड्स की एकदम नई दुनिया से साक्षात्कार करती हूँ, उनका निरीक्षण करती हूँ। वह हल्का फुल्का कुछ तल भून लेती, फ्रोज़न फूड्स के डब्बे खोलकर। उन पर भी लेबल लगा होता। बगैर लेबल न खाना पकता, न कोई ख्याल आता, न कोई बात होती। रफ्तार की, नाम की, प्रतियोगिता की उस लय में प्रवेश पाना, पहचान बनाना करुणा को संभव जान पड़ रहा था। किसी शाम वह सिर्फ लाजन्या का एक डब्बा माइक्रोवेव कर देती। एक शाम चाइनीज़ डिलीवरी का पैकेट खोलते हुए उसे लगा था कि अगर वो ये सब कुछ छोड़ देती तो पार्थ करीब आ जाता। उसे पार्थ की व्यस्तता के समानांतर खाली समय रखना था। उसे पार्थ की व्यस्तता का ख्याल रखना था। अगर वो बिल्कुल खाली होती कि पार्थ उसके पास कभी भी लौट सके, तो ये दूरी नहीं होती। अगर वो ये छोड़ देती खानों के उम्दा विदेशी लेबल्स, तो पार्थ उसके करीब होता। कुछ यूं कि जैसे सिर्फ वह हो। घरेलू भोजन, ताज़ी सब्जियां, कोई लेबल नहीं, किसी और का नाम नहीं। एक आयोजन के लिए सारे शेल्फ उसने चुने थे। शाम बहुत शानदार रही थी। इंडोनेशियाई खाने का जलसा था। सब कुछ बहुत करीने से था। फल और फूल की बगल में हल्की गर्माहट लिए पके तैयार खाने, कुछ पर्दों पर, कुछ भोजन की बगल में लेबल्स के नाम। बतौर कॉम्प्लीमेंट किसी ने झुककर उसे चूम लिया था, या शायद कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा कुछ कहते हुए किसी ने उसे बाकायदा चूम लिया था। रात फिर साथ गुजरी थी। प्रस्ताव उधर से आया था, उसे न कहना था। शादी टूट गई थी। करुणा ने ही तोड़ी थी। पार्थ उसे एक मौका और देना चाहता था, लेकिन बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। बात वहाँ से शुरू हुई थी।
करुणा को कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने अपने सबसे अहम रेफरेंस को छोड़ दिया था, लेकिन अंजाम अविश्वसनीय था। कहीं भी जाने पर उससे इंतज़ार करने को कहा जाता, फिर उसे एक अदृश्य लंबी लाइन की सूचना दी जाती, रेज्यूमे जमा करने से पहले भी और उसके बाद भी। एक सामाजिक मापदंड उसके आगे खड़ा किया जा रहा था, सामाजिक भी और राजनीतिक भी। एक ऐसा मापदंड जो सबके लिए बराबर नहीं था, यानी मूल बाशिंदों के लिए अलग मापदंड थे और आए हुओं के लिए अलग, साथ आए हुओं के लिए और भी अलग। वह पार्थ पर मुकदमा कर सकती थी। पार्थ ने उसके बीच अंतहीन दीवारें खड़ी की थी। पार्थ ने उसे इन रिश्तों में धकेला था। पार्थ ने उसे खुद से दूर किया था। वह पार्थ का खात्मा कर सकती थी मुकदमे में। उसे उस मुकदमे की तैयारी करनी थी, यानी मुकदमा भी तैयार करना था और खुद को भी। पर यह तैयारी बहुत मुश्किल जान पड़ रही थी। खात्मे का मुकदमा, पूरा खात्मा नहीं, अधूरा खात्मा, कुछ अपना भी खात्मा और उस सब कुछ का खात्मा जो कभी उनके बीच था। पेशी, समाधान नहीं, स्पष्टीकरण। लोगों को ये बहुत मंजूर होता है, अगर ऊपरी तौर पर नहीं भी तो अंदर से, कि अगर कुछ हुआ था तो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किसकी गलती थी, कि अगर कुछ न निभा और न निभने की प्रक्रिया में और भी विस्फोटक हादसे हुए तो जिम्मेदार कौन था। एक अगर दूसरे को दोषी ठहराए तो लोगों की हुकूमत बनी रहती है, समाज की हुकूमत, व्यवस्था की हुकूमत। ये सब कुछ वह अपने इर्द गिर्द महसूस रही थी, जबकि शादियों के टूटने की गति 55 से भी ऊपर थी। उसे लग रहा था कि बगैर उस वृहत लड़ाई के लोग उसे जीने के साधन उपलब्ध नहीं कराएंगे। उसे उनका दरवाज़ा खटखटाना होगा। बात रफा दफा नहीं हो सकती, उसे नौकरी नहीं मिल सकती। पार्थ के बिना जीना मुमकिन था, पार्थ का खात्मा कर जीना मुमकिन नहीं। बेहतर था अलग हो जाए। पार्थ उसे प्रिय हो, पार्थ औरों को भी प्रिय था, लेकिन बात की सफाई ज़रूरी थी। सत्ता लोगों की थी, लोगों की सत्ता को जवाब चाहिए थे। आप ऐसे नहीं जी सकते कि जैसे आप लाजवाब हों। लगभग लोगों की अव्यक्त मांग पर उसने कोर्ट में याचिका दायर की। तलाक बड़ी खामोशी से हासिल हो गया था। याचिका डिफेमेशन कोर्ट में दायर हुई थी। आरोप की पार्थ उसके कार्यक्षेत्र पर कब्जा किए था, कि पार्थ ने उसके बारे में अफवाहें उड़ाई थीं, इत्यादि इत्यादि। पार्थ का वकील एक बहुत पहुंचा हुआ वकील था। पार्थ करुणा को पूरी तरह परास्त करने के इरादे से आया था। पार्थ करुणा से काफ़ी दूर और काफ़ी आगे पहुंच चुका था। उसकी एक प्रेमिका थी जिसके वह करीब था। करुणा का दावा था कि पार्थ की उसके काम में, यहाँ तक कि उसके दफ्तर में बहुत दबंग उपस्थिति थी। करुणा का दावा था कि पार्थ ने उसके दफ्तर में संपर्क किया था। करुणा का दावा था कि पार्थ ने उसके दफ्तर में अपने नाम के हस्ताक्षर किए थे, प्रतीकात्मक रूप से, नौकरी जैसे उसकी बदौलत थी। करुणा का दावा था कि पार्थ की वजह से उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, पार्थ से अलग होने की वजह से नौकरी नहीं मिल रही थी, यानी हर कुछ का जिम्मेदार पार्थ था। पहली सुनवाई के बाद ही पार्थ ने उसे एक मित्रवत प्रस्ताव दिया था। वह पीछे लौटने की बजाय आगे क्यों नहीं देखती, किसी को ढूंढ क्यों नहीं लेती। दूसरी सुनवाई में दफ्तर और पार्थ के बीच के संपर्क सूत्रों की खुदाई शुरू हुई। एक हस्तक्षेप की तहकीकात।
जिनसे पार्थ ने संपर्क किया था वो करुणा के अनंत इम्तिहान ले रहे थे। पहले सेशन की जिरहों के बाद पार्थ ने उसे दोस्ताना अंदाज में घर पहुंचने का न्योता दिया। डिवोर्स सेटलमेंट के मुताबिक एक गाड़ी करुणा की थी, लेकिन वह पार्किंग में खड़ी थी। करुणा के पास पेट्रोल के पैसे नहीं थे। पार्थ हमेशा की तरह गाड़ी तेज चला रहा था। गाड़ी को धक्का पीछे से लगा था। धक्का इतना ज़बरदस्त था कि पीछे से न होकर बगल से भी हो सकता था। धक्का ड्राइवर की साइड से लगा था, बाईं तरफ। धक्का लगाने वाला बाईं तरफ की लेन से रफू चक्कर हो गया था। करुणा का ये आखिरी ख्याल था। उसे ये देखना, ये सोचना याद था कि एक गाड़ी सरसराती हुई निकल गई थी और फिर अचानक अंधेरा। पार्थ की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई थी। करुणा महीनों से कोमा में थी, जिससे निकलने की उम्मीद 50-50 थी। मुकदमा रुका था। एक सच था जिस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, ये थी कहानी अर्जुन का दूसरा नाम। आशा है कि आपको पसंद आएगी। बहुत धन्यवाद।